वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे, रिवाइज करते चल रहे होंगे जो हम लोग चैप्टर करते जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने क्लास 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था 11th, दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का। लास्ट सेशन में तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करा था, लेकिन हम लोगों ने जो मेन स्टार्ट किया था कि जो प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। इंट्रोडक्शन मतलब पढ़ना, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना। मेन जो मेथड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन से। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का जो स्टार्ट करना है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टेक्निक्स। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसमें भी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। It is a chief method that offers greater possibilities in the crop improvement than other methods. हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा चीफ मेथड है। चीफ समझते हो ना, एकदम मेन, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे ज्यादा ग्रेटर पॉसिबिलिटीज होती है कि हमें क्रॉप मिलेंगी कंपैरिजन टू other methods. And the use of this method is the only effective means of combining together the desirable of two or more varieties. ये एक ऐसा मेथड है, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था। हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड प्लांट, याद करिए हाइब्रिड सीड। और इस सीड से जो प्लांट प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। आप लोगों को याद ही होगा भी। तो यहाँ पर क्या करते थे हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए? दो डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट को हम लोग पॉलिनेशन कराते थे, एकदम कॉम्बाइन कराते थे। हम क्या करते थे? कॉम्बाइन कराते थे, जिसकी वजह से हमें दो या दो से ज्यादा वेराइटीज वाले प्लांट या कह सकते हैं क्रॉप मिलती थी। And by this method, one can create a new genetic combination of already existing characters and new genetic variation. और इस मेथड से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो हम लोगों का थर्ड हाइब्रिड सीड आया या हाइब्रिड प्लांट आया, उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो एकदम न्यू वेराइटी का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट, जिनके दोनों का जीन डिफरेंट, दोनों का डीएनए डिफरेंट, दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट, उनको कंबाइन कराया। तो थर्ड टाइप का जो हम लोगों का क्रॉप आया, हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड प्लांट, उसमें न्यू जेनेटिक वेरिएशन आता है। होता है कि नहीं होता? And it also exploits and utilizes hybrid vigor. And hybridization can be intravariatial और intervariatial and interspecific and intergeneric. यहाँ पे जो हाइब्रिड होता है ना, ये कोई एक टाइप का नहीं होता, ये भी हमारे डिफरेंट टाइप का होता है, राइट? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रावेरिटियल की। मैं अलग अलग लिखवा भी देती हूँ। इंट्रावेरिटियल, पहले मैं नाम लिख दूं फिर मैं करवाती हूँ। सबसे पहले है इंट्रावेरिटियल, दूसरा है इंटरवेरिटियल। ओके, इंटरवेरिटियल वेराइटल। एक है इंटरस्पेसिफिक, ओके, इंटरस्पेसिफिक। एक है आपका इंटरजेनरिक, इंटरजेनरिक। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा वेराइटियल का। सबसे पहले इंटर वेराइटियल की बात करेंगे। अब देखिए इंट्रा वेराइटियल में क्या होता है। इंट्रा वेराइटियल में हम लोग दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट को कॉम्बाइन कराते हैं। मैं यहाँ पॉलिनेशन नहीं बोलूंगी, मैं कॉम्बाइन बोलूंगी, क्योंकि वर्ड यहाँ पर कॉम्बाइन यूज होगा। हम लोगों ने इंट्रा मतलब बिल्कुल बाहर, एक दूसरे से बाहर, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट को हमने क्या कराया, यहाँ पर कॉम्बाइन कराया। ठीक। दूसरा आता है हमारा इंटर मतलब एक तरीके से अंदर की साइड अपने ही कहते हैं ना इंटरकास्ट, सॉरी आई मीन टू से इंटरवेराइटियल। इंटरकास्ट जो वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन अपनी ही जाति में, हिंदी में बोलते हैं अपनी ही जाति में। दैट मीन कि स्पीसीज तो सेम है, स्पीसीज सेम है,
लेकिन वैरायटी अलग अलग है। सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को कंबाइन कराया, दैट इज इंटर वैराइटियल। थर्ड है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब है कि यहाँ पर स्पीसीज अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर क्या है, इंटरस्पेसिफिक में भी जो स्पीसीज है अलग अलग है, बट दोनों का जीनस कैसा है, सेम है। उस प्लांट के स्पीसीज अलग है, कोई एक स्पीसीज का, कोई एक अलग स्पीसीज का प्लांट है, कोई दूसरी अलग स्पीसीज का प्लांट है, लेकिन उन स्पीसीज के, उन प्लांट के जीनस कैसे हैं, सेम है। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के सेम जीनस के प्लांट को जब हम कंबाइन कराते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इंटरजेनरिक की। इंटरजेनरिक का मतलब है कि सपोज करिए दो जीनस है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जीनस क्या है, अलग अलग है। यानी कि स्पीसीज यहाँ पर सेम रहेगी, ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्पीसीज सेम रहेगी। स्पीसीज में भी तो डिफरेंट टाइप के जीनस होते हैं। उस स्पीसीज में आप लोगों ने पढ़े हैं ना पूरे 7 हम लोगों के स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ये सब होते हैं। आप लोगों को याद ही होगा, 11th में भी है, आप लोगों का 10th में भी है। तो यहाँ पर क्या है, सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज में फैमिली भी एक है, जैसे कैट और लाइन की फैमिली है, लेकिन दोनों के जीनस कैसे हैं, डिफरेंट है। तो सेम स्पीसीज के सेम फैमिली वाले बट अलग अलग जीनस के यहाँ पर जो हम लोगों के प्लांट्स हैं उसको हम क्या कराते हैं, कंबाइन करते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लीजिए। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इंट्रा वेराइटल में दोनों अलग अलग स्पीसीज के प्लांट होंगे। इंटर वेराइटल में स्पीसीज एक होगी लेकिन दोनों अलग अलग वेराइटीज होंगी। इंटर स्पीसीज में, स्पेसिफिक में स्पीसीज अलग अलग होगी लेकिन दोनों स्पीसीज के जो जीनस है वो सेम होंगे। यहाँ पर स्पीसीज सेम है, फैमिली भी सेम है, लेकिन उस फैमिली के दोनों प्लांट के जीनस कैसे हैं, अलग अलग है। ये आ जाता है हम लोग का इंटर जेनरिक। ये आपका कहीं ना कहीं 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेंगे और आपको इसी तरीके से बना के आना है। वो पैराग्राफ समरी टाइप में मत छापाना, नंबर कट जाएंगे। As parental plants are distantly related, such crosses are also called distant crosses। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट प्लांट है, जैसे ये दोनों स्पीसीज हैं, उन दोनों स्पीसीज के प्लांट को हमने कॉम्बाइन करा के एक थर्ड उसका बेबी प्लांट बनाया, तो जो दोनों स्पीसीज के प्लांट है वो पेरेंटल प्लांट कहे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंटल प्लांट कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पेरेंटल प्लांट अपने बेबी प्लांट से कहीं ना कहीं तो चाहे फार थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं। ऐसे प्लांट्स को, ऐसी क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंट क्रॉसेस कराते हैं ना। एक स्पीसीज का प्लांट दूसरी स्पीसीज का प्लांट जो पेरेंटल प्लांट है, उन दोनों पेरेंट प्लांट को हम लोगों ने क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराने के बाद बेबी आया, बेबी प्लांट में नाम दे देती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट प्लांट से रिलेटेड तो होगा, चाहे डिस्टेंटली हो चाहे क्लोजली हो। क्रॉस कराने के बाद ऐसी क्रॉसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंट क्रॉसेस। एंड इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स आर सेल्डम टू अकर इन द नेचर। ये जो इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक है ना, ये हमारे नेचर में बड़ी रेयर केस में होती है। सेल्डम का मतलब बड़ा ही रेयर। इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक, हम लोगों की इंट्रा और इंटर, ये सबसे ज्यादा मोस्टली 70% हम लोगों की इंटर और इंट्रा होती है, राइट। लेकिन नेचर में हम लोग इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक की क्रॉस की बात करें या कॉम्बिनेशन की बात करें तो थोड़ा सा सेल्डम रेयर है। एंड द मेन स्टेप्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब ये भी तो देख लें कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग न्यू प्लांट की ब्रीड को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है हम लोगों का कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी, wild species and relatives of the cultivated species having desired traits should be collected and preserved। देखिए कलेक्शन का मतलब तो ये इतना तो समझ में आ गया है कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हम लोगों को जिन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करानी है, क्रॉस बोल दीजिए या कॉम्बिनेशन कराना है, सबसे पहले तो हमें हमारे पास उन क्रॉप या उस प्लांट का कलेक्शन ही होना चाहिए। जब तक प्लांट ही नहीं है तो क्रॉस किसके बीच में कराएंगे,
तो फर्स्ट स्टेप तो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन ही आना है। यहाँ पर क्या किया हमने, कोई वाइल्ड स्पीसीज ली किसी भी प्लांट की, राइट, एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टीवेटेड स्पीसीज, और एक कल्टीवेटेड जो एक्चुअली में क्रॉप की स्पीसीज होती है वो हमने ली, जिसके अंदर काफी अच्छे ट्रेड्स हैं। ऐसे नहीं ले लेना कोई फालतू के ट्रेड्स, यानी कि कैरेक्टर्स वाले ले लिए, ट्रेड्स अच्छे होने चाहिए। हम उनको कलेक्ट करेंगे और अपने पास रिजर्व रख लेंगे। And the entire collection having all the diverse variation for all genes in a given crop is called germ plus collection। एक ऐसा कलेक्शन प्लांट्स का जिसमें, जैसे हम लोगों को कोई क्रॉप उगानी है, हाइब्रिड से हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करना है, उसको ग्रो करने के लिए हम लोगों ने काफी डिफरेंट प्लांट, वाइल्ड कल्टीवेटेड स्पीसीज का कलेक्शन किया, जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे जो हमें चाहिए थे अपने प्लांट की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। जो जीन, जो कैरेक्टर हमें अपने प्लांट में चाहिए थे वो हमें मिल गए, जो हमने कलेक्शन किया, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड जर्म प्लस कलेक्शन। इसी कलेक्शन को क्या कहेंगे, जर्म प्लस collection, and the variations are useful in the selection. Germ plus conservation can be done in following ways। variations भाई बहुत जरूरी होते हैं, राइट। जब कभी भी हम किसी भी क्रॉप या वाइल्ड स्पीसीज का क्रॉस कराएं तो उसमें बहुत जरूरी है उसको सिलेक्ट करते टाइम कि वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशंस से ही हम लोगों का हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड प्लांट बनेगा। और जर्म प्लांट में हम लोगों के दो कंजर्वेशन आ जाते हैं, इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही है। वहां पर इतना मतलब नहीं था, इतना डिटेल में नहीं था, बट याद होगा आप लोगों को। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब है हेल्प ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स, जहां पर हम लोग जंगल या नेचुरल रिजर्व्स में जाके वहां के प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम कहीं ऐसे नहीं चले गए कि हम लोग को मन आया मैं यहाँ गार्डन में चली गई, नहीं। यहाँ पर इन सितु कंजर्वेशन में, यानी कि कलेक्शन में, अगर मुझे किसी भी प्लांट का कलेक्शन करना है और डिफरेंट स्पीसीज के, और उन डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट के कलेक्शन के लिए मैं कहाँ गई, या तो जंगल में गई या फिर जो नेचुरल रिजर्व्स होते हैं मैं वहां गई, और वहां से मैं अपने प्लांट्स या जो भी मेरे स्पीसीज हैं मैं उसको कलेक्ट करके लाई, उसको बोलेंगे इन सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन में आ जाता है बोटेनिकल गार्डन और सीड बैंक। सीड बैंक मतलब जहां पर बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, दुकानें होती है ना, खाद भंडार, खाद्य भंडार हिंदी में बोलते हैं, खाद्य भंडार, जहां पर सीड्स ही सीड्स मिलते हैं, राइट। तो एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या हुआ कि मैं बोटेनिकल गार्डन में गई, वहां से मुझे कोई प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज मिल गई, मैं कलेक्ट करके ले आई, या फिर मैं सीड बैंक गई, मुझे ये सीड अच्छा लग रहा है कि अरे यार बहुत अच्छी वेराइटी होगी, मैं वहां से कलेक्ट करके ले आई। तो जर्म प्लस कलेक्शन दो तरीके से हो गया, इन सितु और एक्स सितु। सेकेंड स्टेप आता है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब हमने कलेक्शन तो कर लिया भाई, स्कूल से समझिए, स्कूल में जाते हो, स्कूल में कोई कंपटीशन है, डांस कंपटीशन, पहले टीचर क्या करेंगी, सबको डांस करवा के देख लेंगी, राइट। जिन जिन बच्चों को स्कूल, सपोज करो आपकी 70 स्टूडेंट्स की क्लास है, 70 स्टूडेंट्स की क्लास में से 25 स्टूडेंट को डांस आता है, बाकी को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम ने क्या किया, उन 25 स्टूडेंट को कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन। अब 25 स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करेंगे, उन 25 स्टूडेंट से ना मैम डांस करवा देंगी, डांस करके दिखाओ हर एक अपना अलग अलग, तुम्हें कौन सा डांस आता है, तुम्हें कौन से कैरेक्टर का डांस आता है, तुम्हें कौन से कैरेक्टर का डांस आता है। सेकंड स्टेप भी क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुआ ना, परखना, हिंदी में क्या बोलेंगे, परखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल स्टेप है। सपोज करो 25 स्टूडेंट को डांस आता है, लेकिन मैम ने उनको चेक नहीं किया, डायरेक्ट स्टेज पे जाके कर दिया। भाई किसी को सालसा आता है लेकिन मैम करवा रही है हिप हॉप, तो क्या है, मिसमैच हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, एक एसेंशियल स्टेप होता है। The collected germ plasm is evaluated to identify plants with desirable characters, कि हमने यहाँ पर जितने भी प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स को कलेक्ट किया था, अब हम उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, जान पहचान करेंगे।
एंड द सिलेक्टेड पेरेंट मस्ट बी हेल्थी। हम लोगों को जो पेरेंट प्लांट चूज करने हैं, पेरेंट प्लांट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि उन्हीं प्लांट से हम लोग उनके बेबीज को प्रोड्यूस करेंगे। पेरेंट प्लांट हेल्थी होने चाहिए, विगोरस होने चाहिए एंड शो डिजायरेबल बट कंप्लीटली फीचर्स। जो फीचर्स हम लोगों को चाहिए डिजायरेबल, एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी वाले प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब उसमें होने चाहिए। And the selected parents are celled for 3 to 4 generations to make them pure or homozygous। अब यहाँ पर आप लोगों ने मैंडल्स के जनरेशन वाले पढ़े हैं ना, कि एक प्लांट को हम लोग पहले उसकी फर्स्ट जनरेशन, फिर उसकी सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, ताकि हम लोगों को होमोजाइगस यानी कि सेम कैरेक्टर वाले प्लांट मिल सके। राइट, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक वैरायटी के 2 प्लांट लिए, फिर दूसरी वैरायटीज के भी 2 प्लांट लिए, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया क्योंकि एक वैरायटी में उसी के वैरायटी से पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसका भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। हम लोगों ने 2-3 बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। जब हम लोगों ने थर्ड टाइम पॉलिनेशन कराया, जैसे जो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आई, तो वो एकदम प्योर थी, यानी कि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो थे होमोजाइगोस। होमोजाइगोस आप लोग समझते हैं ना, अगर सपोज करो किसी प्लांट के अंदर टॉल वाला कैरेक्टर है तो टॉल वाला ही होना चाहिए, कैपिटल टी कैपिटल ई, स्मॉल टी नहीं आना चाहिए। और इसके अंदर स्मॉल टी वाला है यानी कि ड्वार्फ वाला है तो स्मॉल टी होनी चाहिए, कैपिटल वाला एक भी नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लांट को तो हम होमोजाइगोस बोलते हैं। तो अभी हमें क्या हो गया, हमें होमोजाइगोस प्लांट मिल गए। It is made sure that only pure lines are selected, multiplied and used in the hybridization। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो प्लांट यूज कर रहे हो वो प्योर होने चाहिए, दैट मीन होमोजाइगोस होने चाहिए। एंड जब उनको फिर मल्टीप्लाइड करेंगे तो और सिर्फ यही हम लोगों के प्योर और मल्टीप्लाइड वाले ही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। थर्ड हम लोगों का स्टेप आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि या हाँ थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। Now the variety showing maximum desirable features is selected as female parent and the other one is male parent which lacks good characters of found in recurrent parent। अब यहाँ पर, अब ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भाई एक फीमेल और एक मेल होना चाहिए। किसी भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ भी हो, एक फीमेल और मेल पेरेंट होना चाहिए, ये तो आपको जानते ही है। अब हमें चीज देखनी क्या है कि हमने जो फीमेल पेरेंट प्लांट यूज आई मीन उसे सिलेक्ट किया है उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि फीमेल के कैरेक्टर बच्चे में जल्दी जाते हैं कंपैरिजन, क्योंकि फीमेल ही उस बेबी को कैरी करती है अपनी ओवरी के अंदर, इसीलिए फीमेल प्लांट जो हम चूज करें उसमें ज्यादा अच्छे और मैक्सिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए कंपैरिजन टू मेल। मेल में कम भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अच्छे होने चाहिए, बट कम कोई दिक्कत नहीं है। Now the pollen grains from anthers of male parent are collected and then artificially dusted over stigma of emasculated flower of female parent। अब हमने क्या किया कि मेल पेरेंट जो था, मैं प्लांट नहीं बोलूंगी बार बार, मेल पेरेंट प्लांट, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को भी, तो सिंपल बोलते हैं कि यहाँ पर जो मेल पेरेंट था उसके एंथर से हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया, निकाल लेते हैं ना फ्लावर में भी जो ऐसे से निकल के निकाल लेते हैं हाथ से, एंड देन जो फीमेल पेरेंट था उसके स्टिग्मा पर ऐसे ऐसे कर दिया, डस्टेड कर दिया, फैला दिया। नाउ पॉलिनेशन इज फॉलोड, पॉलिनेशन हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा, सीड बनेगा। भाई फर्टिलाइजेशन पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर आप पूरा पढ़ के आए हैं तो मुझे यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाना है, तो ये मत कहिएगा मैम रिप्रोडक्शन नहीं कराया, ये क्या हो गया, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, यहाँ पर जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या स्टेप होगा। तो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला सीड बन गया, सीड से फिर हम लोगों की फ्रूट फॉर्मेशन हो गई कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। नाउ जो हमें सीड मिला है वो कौन सी जनरेशन है, हाइब्रिड जनरेशन है। मैंने क्या बताया कि अगर हम 2 वेराइटीज के डिफरेंट प्लांट को पॉलिनेशन कराएं तो जो सीड प्रोड्यूस्ड होगा उस सीड को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सीड या फिर हाइब्रिड जनरेशन सीड, कुछ भी कह सकते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन का है, राइट, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, फीमेल के भी और मेल के भी कॉम्बाइन कैरेक्टर प्रेजेंट है ना, डिजायर्ड कैरेक्टर,
जो हमें जैसे चाहिए थे, फीमेल के मेल के दोनों कैरेक्टर सीड में आ गए फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर ये वाला जो पूरा दिखाया गया ना चार्ट, ये वो वाला चार्ट है जब उनकी सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हम लोग थर्ड स्टेप्स पर हैं, तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग फोर्थ स्टेप पढ़ते हैं। जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के, देन इस चैप्टर को पूरे चार्ट को समझा दूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी नहीं समझाएंगी। तो अभी फोर्थ स्टेप पर आ जाते हैं, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अभी हम लोगों को क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट मिल चुका है ना, आई मीन सीड मिल चुका है, सीड से प्लांट भी ग्रो हो जाएगा। तो अभी उसका देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हम लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं या फिर जो भी चीजें हैं वो आई हैं। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट्स showing superiority over both the parents and having high hybrid vigor are selected। अब यहाँ पर जो हम लोगों का हाइब्रिड प्लांट आया है, यहाँ पर जो हाइब्रिड प्लांट है, ये बहुत ज्यादा सुपेरिटी शो करेगा किसके ऊपर, दोनों पेरेंट्स के ऊपर। क्यों, मेल फीमेल, भाई दोनों के कैरेक्टर चलेगा उसके पास, फायदा हो गया। तो वो अपने पेरेंट्स से तो सुपीरियर हो गया ना, हाई हाइब्रिड फिगर हो गया। And such hybrids are then cell for few generations to make them homozygous for the said desirable characters till there is a state of uniformity so that the character will not segregate further। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो हाइब्रिड प्लांट मिला है ना, इसको अभी हम दूसरे वेराइटी प्लांट के साथ क्रॉस नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी इसकी वेराइटी खुद कम है, अभी इसकी खुद की वेराइटी कम है क्योंकि नया नया है, राइट। तो अभी हम क्या कराएंगे, इसका सेल्फ पॉलिनेशन बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स इस हाइब्रिड प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, ताकि इसकी बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाए इसी कैरेक्टर वाले। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम लोगों के पास रेड और व्हाइट कलर के रोज बड़े कम थे, तो हम लोगों ने जो रेड रोज था उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, व्हाइट रोज के प्लांट थे उसमें बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेशन कराए। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से 5 रेड और 5 व्हाइट कलर के रोज के फ्लावर थे, अभी वो कितने हो गए, 5000 हो गए, बहुत है, ठीक है इतने। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों के पास ना रेड और व्हाइट रोज फ्लावर की बहुत सारी वेराइटी हो गई है, अब बोर हो गए, अब हमें चाहिए नई वेराइटी। तो अब हम क्या करेंगे, रेड और व्हाइट रोज को हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। देन हम लोगों की वेराइटी आ जाएगी, मिक्स्ड फ्लावर आ जाता है ना, बीच में थोड़ा सा पिंक होता है, साइड में व्हाइट व्हाइट होता है, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन अभी इसकी वेराइटी कम है, सिर्फ 2-3 फ्लावर है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वेराइटी तो एक ही होती है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे। अभी हम लोगों के पास सिर्फ 2 ही फ्लावर थे ऐसे, अब कैसे कितने हो गए, सपोज करो 2 लाख हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन कराते 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 कराते, ताकि ये पूरी जो वैरायटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह फैल जाए, लोग फायदा उठा सके इस कैरेक्टर का। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई हाइब्रिड प्लांट आता है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको पूरे वर्ल्ड में पूरी हर जगह पे स्टेबल करने के लिए हम लोग उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक करा दिया। अब आते हैं हम लोगों के फिफ्थ स्टेप, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। Now the newly selected lines are evaluated for the productivity and other features like disease resistant, pest resistant, quality, etc. अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग के पास जो न्यूली प्लांट था, यही वाला मतलब कौन सा हम लोगों का हाइब्रिड प्लांट, हमने इसको बहुत अच्छे से इवेल्युएट किया कि भाई इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। अब इसके फीचर्स हमने देखे, डिजीज रेजिस्टेंट थे, भाई इसमें कोई डिजीज नहीं है, भाई कोई बेबी होता है तो चेकअप होता है, टीका लगता है ना, इसको कोई बीमारी ना हो, अगर है भी तो ठीक हो जाए कुछ भी, तो भाई वो भी प्लांट है, अब बेबी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं, बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, है तो बेबी। तो हमने देखा डिजीज रेजिस्टेंट है, कोई डिजीज नहीं है, बहुत बढ़िया। पेस्ट रेजिस्टेंट है, उसमें पेस्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हम लोगों को सारी चीजें मिल गई, सारे कैरेक्टर्स मिल गए बढ़िया वाले। Now initially these plants are grown under control conditions of plant, water, etc. अब हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम उसी प्लांट हाइब्रिड को वाटर और फर्टिलाइजर्स की कंडीशंस में और ज्यादा प्रोड्यूस्ड करेंगे एंड देयर परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड, और उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे कि पहले फर्स्ट जनरेशन आई तो कैसी आई, सेकंड जनरेशन कैसी आई, थर्ड जनरेशन कैसी आई।
एंड द सिलेक्टेड लाइन्स आर देन ग्रोन फॉर 3 जनरेशन। कितनी बार जनरेशन का पॉलिनेशन कराया? 3 जनरेशन तक नेचुरल फील्ड में इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। लेकिन इसका जो क्लाइमेट था वो अलग था। जैसे किसी को 10 डिग्री के टेम्परेचर में ग्रो कराया, राइट, किसी को 50 डिग्री के सेल्सियस में, किसी को मीडियम लाइक 30 डिग्री के सेल्सियस में। एंड फाइनली वेराइटी इज रिलीज्ड एज न्यू वेराइटी फॉर द फार्मर। और जब हमने देखा कि भाई सारी चीजें ठीक हैं, पहले एक वेराइटी आई, एक वेराइटी को चेक किया, सब कुछ किया, फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन से काफी सारी वेराइटीज आई। तो काफी सारी वेराइटीज को हम लोगों ने डिफरेंट क्लाइमेट में प्रोड्यूस किया, ये देखने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। और जब हमें लगा फाइनली सब कुछ ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये टेक्निक फार्मर्स को बताई, और फार्मर्स ने इस टेक्निक का यूज करके फाइनली बहुत सारे फील्ड में, बहुत लार्ज फील्ड में उस वेराइटी को ग्रो किया। मैंने हाई यील्डिंग हाइब्रिड जैसे राइस की, व्हीट की, शुगर केन की, मिलेट्स की डेवलप थ्रू hybridization and have helped farmer community to attain record agriculture production in India since 1961. This is called green revolution। और इस हाइब्रिड टेक्निक ने फार्मर्स को एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया में 1961 में बड़ी हेल्प करी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी पूरे मेथड को, जो टेक्निक यूज किया हम लोगों ने, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। कंप्लीट। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है इसी पूरे मेथड का, अब हम पढ़ लेते, आराम से आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जर्म प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट की वेराइटीज का कलेक्शन किया। उसके बाद उसको इवोल्यूशन किया, कौन सा अच्छा, किसमें कितना अच्छा कैरेक्टर है, जिसका अच्छा कैरेक्टर था एज अ पेरेंट चूज कर लिया। अब पेरेंट में हम लोगों ने जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया है, दोनों की डिफरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, फादर की अलग, मेल की अलग, फीमेल की अलग। फिर सबसे पहले जो हम लोगों ने पेरेंट प्लांट चूज किए हैं, उनके कम से कम 3 से 4 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, राइट, ताकि वो होमोजाइगोस बन जाए। उसके बाद हम लोग मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद मेल पेरेंट के पॉलन ग्रेन्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फीमेल पार्ट स्टेमन वाले पर, स्टिग्मा वाले पार्ट पर स्प्रेड कर देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बैगिंग टैगलिंग ऑफ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट। फ्लावर में जो कि हम लोगों का पॉलन ट्यूब बनती है, उसके बाद फ्रूट और सीड हम लोगों के डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये करा हम लोगों ने भी। अब फर्स्ट जनरेशन को भी हम लोग पहले टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई पेस्ट वगैरह का इंसर्शन तो नहीं है, कुछ भी सिलेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे सब कुछ। उसके बाद फील्ड ट्रायल्स फॉर यील्ड, फिर उसको क्या है, हम लोग छोटी सी फील्ड में ग्रो करेंगे। भाई किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग कर ली, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए भी फ्री ट्रायल बहुत जरूरी है, होता है फ्री ट्रायल करना है हमें, कुछ भी एक चीज हो फ्री ट्रायल करना है। फोन लेने जाते हैं, ट्रायल करेंगे पहले कैसा चल रहा है, तो फ्री ट्रायल किया, और जब टेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई तो बहुत सारी वेराइटीज हम लोगों ने क्या की, रिलीज कर दी। आ गया समझ में चार्ट। और जब एग्जाम में आ जाए ना बच्चों 4 नंबर का, तो ये चार्ट बना के आ जाना, ये समझ लो आपके 2.5 नंबर तो ऐसी पक्के कंफर्म्ड है। बाकी बचे 2.5 नंबर आपके, सॉरी कितने बचे, 1.5 नंबर, हाँ 1.5 नंबर आपके बचे, 1.5 बचे, उसमें आप समरी लिखिए पॉइंट्स जो भी थे आपके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका होगा इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स, यानी कि कौन कौन सी क्रॉप्स थी जो हम लोग के हाइब्रिडाइजेशन मेथड से प्रोड्यूस हुई थी, तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर, बड़ी अच्छे से मैंने बताया है। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट, इसी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।